हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सीबी सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। याद करें, पिछले क्लास में हम लोग कुछ बातों को जाने थे। इसे इंट्रो टर्म की बात किए थे कि 10th के बाद 11th-12th की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग 11th मीन्स क्लास 11th केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, इसके संबंध में बात करेंगे। क्लास 11 केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, इसके संबंध में जाने तो हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। इधर देखते हैं नेम ऑफ यूनिट्स और इधर देख लेते हैं मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स। अभी तो कुछ चैप्टर में इस पर जो हटाया उठाया है तो कुछ का स्पष्ट करके नहीं दिया है, 2-3 चैप्टर का करके साथ साथ दे रहा है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट यूनिट जो हमारा है नेम ऑफ यूनिट्स, इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां आप केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के संबंध में, मीन्स केमिस्ट्री क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स के संबंध में जानेंगे। फिर आप मोल कंसेप्ट की बात करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक की बात करेंगे, इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मिक्सचर एनालिसिस, सारा का सारा इसी में आएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मिक्सचर एनालिसिस, टाइट्रेशन, ये सब हमें इसी में पढ़ने को मिलेगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है वह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसे हम करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन दोनों के दोनों से, ऐसे यहाँ से 5 था और यहाँ से 6 था, तो दोनों से 11 होना चाहिए, वैसा ही है। इन दोनों से जोड़ के 11 मार्क्स है, इन दोनों से। तीसरा चैप्टर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। और यहाँ जो आप देखिए, क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा कुछ न कुछ बेसिस होता है। हम बोले कि एलिमेंट्स 3 ढंग के होते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये भी सही है। हमसे कोई पूछा कि भैया आप किस आधार पर बोले, तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। एलिमेंट 3 ढंग के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आप जान रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से केवल और केवल 11 एलिमेंट ही क्या है, गैस है। ये कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6 नॉर्मल गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। इसके बाद 2 की बात करें तो ब्रोमीन एंड एचजी, रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, जबकि बाद बाकी जो है वो क्या है, सारे के सारे तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही। दूसरे केस में हम बोलते हैं कि अगर हमसे कोई पूछा जाए एलिमेंट कितने पर, हम बोल देते हैं 3 ढंग का, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, ये भी सही है। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो एसपीडीएफ, किसके आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इस पीरियोडिक टेबल की बात होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties, जिससे 4 मार्क्स है। फोर्थ में हम आते हैं तो हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसे 5 मार्क्स है। फिर वो क्या किया, इस पर जो चेंज किया है, तो अब क्या कर रहा है कि 3-4 का एक साथ दिया है अभी कुछ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर,
नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके संबंध में, जिसमें आपको पढ़ना है गैस एंड लिक्विड के संबंध में। सॉलिड के संबंध में यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सॉलिड जो है वो हमारे 12th का सबसे पहला चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स क्या, गैस एंड लिक्विड की बात करनी है। इसके बाद हमारा है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, और साथ में थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। ये आपको थर्मोडायनामिक्स तो आपके फिजिक्स में भी आएगा और यहाँ भी आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब जानेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये वो जो टर्म आप फिजिक्स में जान रहे थे, यहाँ भी हम लोग की चर्चा करेंगे। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन सब प्रोसेस की बात होगी। केमिकल थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हमारा होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, 1 and 2, दोनों का दोनों होगा। इक्विलिब्रियम 1 हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम 2 जो होता है उसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो डायरेक्ट लिख दिया गया है इक्विलिब्रियम 1 and 2। नेक्स्ट चैप्टर आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। इन सारे के सारे से जोड़ के, इन सभी से जोड़ के 21 मार्क्स दिया गया है। ठीक, ऐसे भी वही बातें थी। यहाँ हमारा क्या था, तो 5 था और यहाँ क्या था, 4 था। 5 + 4 9, ये 6 और ये 6 था, तो 12 + 9 क्या हो जाएगा, 21। वही बात है अभी भी, लेकिन हाँ स्पष्ट करके नहीं, एक साथ कर दिया तो ऊपर नीचे भी कर सकता है किसी का 1-2 क्वेश्चन। फिर देखें रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ हमारा इस रेडॉक्स रिएक्शन के बाद है हाइड्रोजन। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। फिर हम बात करें सम पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, पूरा नहीं है, सम नीचे लिखेंगे तो आपको हो सकता है दिखाई ना दे। सम पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ केवल 2 ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप 13 एंड 14, क्योंकि ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक, ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक जो है ये हमारा 12th का पोर्शन है। इसके बाद आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से शुरू होगा। फर्स्ट यूनिट हमारा होगा बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। लास्ट चैप्टर हमारा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इन दोनों से जोड़ के 18 नंबर लिया है। और इनसे 16 नंबर। देखिए वास्तव में रेडॉक्स में 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, 3 3 6 हो गया। यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। 5 5 10 10 और 6 क्या हो गया, 16 हो गया। इसमें देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 6 12 हो गया। इसके लिए 5 है तो 12 + 5 क्या हो गया, 17 हो गया। और इसके लिए 4 है रिमेनिंग, सबके लिए तो हम लिख ही दिए। ऐसे एक चैप्टर और भी था, इसे यहाँ 15 ही था। एक चैप्टर और भी था, 14 नंबर चैप्टर जो था वो था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 3 मार्क्स का, लेकिन वो हट गया और इसमें 3 मार्क्स छूट गया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये अब सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिया गया है, लेकिन इसे आपको खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बार बार क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन,
इन सभी से CFC जहाँ तहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सभी से बेस्ड क्वेश्चंस जोड़ा रहता है, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये अभी समय की डिमांड है। इसमें क्या चेंज हो रहा है हमारे क्लाइमेट में, सीजन में क्या असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे हमें सारी बातों को पढ़ना था, जिसे सिलेबस से हटा दिया गया। ये जो सारा का सारा पोर्शंस है, जरा ध्यान दें, इसमें भी आपको सुनने को मिला होगा कि 11th-12th का सिलेबस क्या कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है। तो चैप्टर्स के कुछ पोर्शंस को हटा दिए गए हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसे बिल्कुल नहीं हटाया गया है, लेकिन जो कम इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसे हटा दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन या कम इम्पॉर्टेंट पोर्शन तो उनके लिए यूज होता है जो बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम किसी ढंग से करना चाह रहे हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे और हमारे पास सफिशिएंट समय है, अभी से ही हम लोग करते चलेंगे, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हमें किसी पार्ट को नहीं छोड़ना है, हम लोग कंप्लीट पार्टों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस है। आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए ये हम कल ही बता दिए थे। आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए हम कल बता दिए थे। ऐसे हम एक बार फिर से, क्योंकि एक बच्चा फोन करके कह रहा था कि सर मेरे भैया के पास प्रदीप पब्लिकेशन का है तो क्या वो नहीं चलेगा। बिल्कुल, अरे भैया आपके पास कोई भी एक रेफरेंस बुक आपको लेनी है, कोई भी रेफरेंस बुक आपको लेनी है, क्योंकि आपको पढ़ना तो वो है जो आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक, उस पर वर्क करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके पास बुक होनी चाहिए ना। तो आप बुक से पढ़िएगा, क्या पता हम आपको कुछ से कुछ पढ़ाएं। तो आपके पास बुक होनी चाहिए, आप उसे पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चंस को बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे, इसलिए आपके पास बुक होनी चाहिए। और आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लेंगे, हम ऐसे एक बुक का नाम लिख दिए थे कि सिंपल सी बुक है, चलिए ले लीजिए। और बुक हम आपको बता ही चुके थे कल। तो इसमें आप लेंगे NCERT विथ एग्जाम्पलर, तो NCERT दो ढंग से, टेक्स्ट बुक होती है, दूसरा एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दिए रहते हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव ओनली वन करेक्ट आंसर, मोर देन वन करेक्ट आंसर। कॉम्पिटिशंस में जो आपको ऐसे लगता होगा ना कि NCERT सब कोई बोल रहा है, NCERT में कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, बिल्कुल होता है। NCERT ऑब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग पोर्शन करके रखता है एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर ले लें जहाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक आप कोई भी ले लीजिए भैया, केमिस्ट्री का फॉर 11th, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर 11th आप ले सकते हैं। इसमें हम 3-4 नाम लिख देते हैं, कोई भी ले लें। दिनेश पब्लिकेशन का ले लीजिए, या कॉम्प्रीहेंसिव ले लीजिए, या फिर आप OP टंडन ले रहे हैं तो वही लें, या फिर कोई बच्चे प्रदीप पब्लिकेशन का है तो ठीक है। कोई भी कोई बोल रहा था सर मेरे पास ABC केमिस्ट्री है, तो ठीक है भैया, डोंट वरी, कोई भी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, ये बुक सबों के पास होनी चाहिए। फिर अब जो तीसरा और चौथे में लिखेंगे ये फिर सबों के पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आपके पास कोई है उससे में मतलब नहीं है, जहां दिक्कत होगी आप पूछिएगा। आइए इसमें देखें, न्यूमेरिकल्स बुक में, न्यूमेरिकल बुक में आपके पास 2 बुक बताए थे। एक तो फर्स्ट बोले हैं सिन्हा लाल घोष, और दूसरा RC मुखर्जी। और एक क्या बोले थे कि अब जो बच्चे PCM जो मैथ वाले होंगे वो IIT JEE 42 ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। और यह पब्लिकेशन MTG सबका आता है, टाटा मैग्रा सबका आता है। किसी का दुकानदार को बोलिएगा बिल्कुल निकाल के दे देगा। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले को
और जो पीसीबी होंगे बायो से जो होंगे वो 32 ईयर्स ही आता है, उसमें 42 नहीं आता है। यहाँ 41 भी हो सकता है, किसी के पास 42, जिसके पास अब नई वाली बुक होगी तो 42 ईयर्स होगा, जो पुराना वाला दर्शाएगा एक आध वर्ष पुराना जो होगा तो वो 41 ईयर्स ही देगा। 32 ईयर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ये आपका सिलेबस है और ये आपका बुक लिस्ट है। जो बुक लिस्ट तो हम कल भी बता दिए थे, ऐसे ही 2 बच्चा रात में कॉल किया कि सर सही ढंग से वहाँ में नहीं चल रहा था ये वो। ठीक है बाबू, हम फिर से बता देंगे और ऐसे आप उस व्यवस्था को दूर करें। परेशानी नेट की है तब तो दिक्कत होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आज ही बताए हैं आपको नेट की परेशानी रहेगी तो फिर आज भी आपका डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो आप क्या। इसे कभी कभी मौसम वगैरह खराब रहने पे या गांव देहात में मौसम खराब है, उधर लाइट नहीं थी इसलिए उस बच्चे को परेशानी हो गई। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम भी था और लाइट वगैरह में भी दिक्कत थी, ये हो गया। अब हम लोग शुरू करें। तो आइए बात करते हैं केमिस्ट्री। तो सबसे फर्स्ट ये बताएं कि केमिस्ट्री है क्या। सबसे फर्स्ट हमें यह बताएं कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री क्या है, तो अब जरा एक में ध्यान से सुनिए। केमिस्ट्री साइंस का वह पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, मैटर, इनके कंपोजिशन, इनके प्रॉपर्टीज, इनके ट्रांसफॉर्मेशंस, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन, इंक्लूडिंग एनर्जी चेंज, इन सारी बातों की चर्चा हम जहां करते हैं इसी पार्ट को क्या कहा जा रहा है, केमिस्ट्री कहा जा रहा है। जिससे फिजिक्स में आप क्या कहते हैं कि नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के संबंध में अध्ययन करते हैं, उसी ढंग से केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मैटर के संबंध में अध्ययन करते हैं। यही रीजन है, जरा आप याद करें तो आप जैसे ही दिमाग पर थोड़ा सा जोड़ देंगे खुद आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसी ही बातें हो रही थी। क्लास 9th में जैसे ही केमिस्ट्री आया आप याद कीजिए, वहां आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा मैटर अराउंड अस था। आखिर क्यों, क्योंकि मैटर के संबंध में बात करनी है ना। केमिस्ट्री साइंस का वह पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर, उनके कंपोजिशंस, उनके प्रॉपर्टीज में फिजिकल एज वेल एज केमिकल, ट्रांसफॉर्मेशंस, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन, इंक्लूडिंग एनर्जी चेंज, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। इट मीन्स केमिस्ट्री क्या कर रहा है, तो मैटर के संबंध में अध्ययन करा रहा है और आप बिल्कुल जान रहे हैं कि मैटर क्या है। मैटर क्या है भाई, बेसिक से बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते चले तेजी तेजी से। मैटर क्या है, मैटर में हम क्या करते हैं कि एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग व्हिच हैव मास and occupies space is known as matter। उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल आप बहुत पहले से इसे जान रहे हैं। एनीथिंग which has mass and occupies space is known as matter। तो जब हम मैटर का क्लास अपने आसपास जितनी भी चीज़ों को आप बिल्कुल 9th में ये सब पढ़े भी होंगे, वहाँ एंशिएंट फिलोसफर्स की बात कर रहे होंगे, पंच तत्व से मिलकर बना है, ये सब पढ़े थे ना। ठीक है, पंच तत्व क्या था, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, अग्नि और आकाश। तो मैटर, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। जब हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
जब हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसे दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या हो गया हमारा भैया केमिकल क्लासिफिकेशन। इसे लिखने की आवश्यकता वगैरह नहीं है, सिर्फ बेसिक्स को हम बताते चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल इन सारी बातों को जान रहे होंगे, कि बिल्कुल जान रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं फिजिकली तो मैटर के मेनली क्या होते हैं, मेनली 3 स्टेट्स होते हैं, मेनली 3 स्टेट्स की हम लोग बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि टोटल क्या होते हैं 5 स्टेट की बात करते हैं। फोर्थ स्टेट अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं। और फिफ्थ स्टेट जो होता है वो हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कोई पदार्थ सॉलिड के फॉर्म में होगा कि लिक्विड के फॉर्म होगा कि गैस के फॉर्म में होगा, ये किस बातों पे डिपेंड करता है, तो ये दो बात पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, जस्ट रिवर्स है। अगर हमारा वो स्पेस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। और आप बिल्कुल जान रहे हैं कुछ बातों को, क्या जान रहे हैं, अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के कुछ प्रॉपर्टीज के संबंध में, लिखना नहीं है, कुछ की चर्चा करें। सॉलिड, लिक्विड और गैस के कुछ प्रॉपर्टीज के संबंध में आप बात करें तो क्या जानते हैं, सॉलिड जो है इसका क्या होता है, शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें रिजिड होता है, उसे हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ क्या होता है, ठीक पैक्ड होते, क्लोजली पैक्ड, यहाँ क्या बोल रहे हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड, यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्लोजली पैक्ड। और यहाँ तो क्या होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्या होता है, नेग्लिजिबल। हम देखते हैं इसका क्या होता है, तो शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप जो होता है वो क्या होता है, चेंज कर जाता है। इसे जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के शेप को वो एक्वायर कर लेता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक देखें, ये लोहा का एक टुकड़ा है, हम इसके एक किनारे को क्या करते हैं, आग पे रख के गर्म करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप पाते हैं इसका दूसरा किनारा भी गर्म हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ का जो हमसे हीट करना शुरू किए थे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते यहाँ आ गया और यहाँ गर्म हो गया। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं सकता था। जब आप उसे हीट करना शुरू किए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, थर्मल एनर्जी को गेन किया और वाइब्रेट करना शुरू किया, और वो अपनी एनर्जी को अपने बगल वाले को दिया। वो वाइब, क्योंकि प्रत्येक सिस्टम की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है और स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो उसके बगल वाले को दिया, उसका बगल वाला क्या करेगा, उसके बगल वाले को, बगल वाला क्या किया, उसके बगल वाले को। इस ढंग से हीट का ट्रांसमिशन क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तक हो गया, लेकिन कोई अपनी जगह को नहीं छोड़ा। यहाँ से वहाँ तक आदमी भरे हुए हैं, हम भी हैं और रास्ते में बैठा हुआ है। हम इस पेन को इसको दिए, ये दूसरे को बढ़ा दिया, वो तीसरे को बढ़ा दिया, वो चौथे को बढ़ा दिया, पांचवें को बढ़ा दिया। इस ढंग से यहाँ से वहाँ तक पेन पहुँच गई, लेकिन कोई अपनी जगह को छोड़े क्या, बिल्कुल ऐसा ही होता है सॉलिड में। जबकि लिक्विड में आप देखेंगे, जब अब लिक्विड के सैंपल को हीट कीजिए ना, तो बॉयल वगैरह करता है, उसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं हीट कर रहे हैं तो नीचे से बुलबुला बन के क्या होता है, ऊपर की ओर आता है, नीचे वहाँ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ये लिक्विड, और बिल्कुल आप जान रहे हैं लिक्विड और गैस एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या बोले कि इसका वॉल्यूम जो है वह तो फिक्स होगा, लेकिन शेप जो है वह क्या होगा,
इंडेफिनिट होगा, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के शेप को गेन कर लेगा। यहाँ नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम, इट मींस क्या, बोथ आर इंडेफिनिट। गैस का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। अगर हम क्या करें कि अभी एक गैस है जो 2 लीटर के कंटेनर में रखी गई है, तो उस गैस की वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर है। हम क्या करते हैं, उस गैस के कंटेनर को, गैस को खोलते हुए 500 लीटर के कंटेनर में हम डाल दिए, उसमें से खोल दिए हैं, तो आप बताइए वो जो गैस है उस पूरे के पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। अब उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 500 लीटर हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है भैया, स्पेस ऑक्युपाइड बाय सबस्टेंस। तो अब गैस को तो जितना जगह मिलेगा पूरे के पूरे जगह में ना फैल जाएगा, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, उस कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर हो जाती है। आप जान रहे हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ केवल और केवल एक ही प्रकार का मोशन पॉसिबल होता है, वो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। केवल और केवल एक ही प्रकार का मोशन पॉसिबल है और वह क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। जबकि इस केस में ये लिक्विड और गैस, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स व्हिच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और ये बहुत सारी बातें हुए हैं, हम मेन बातों की चर्चा कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दें कि एक ढंग की बातें और भी होती हैं। एक होता है थर्मल एनर्जी, ये क्या होता है, थर्मल एनर्जी, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे क्या कर रहा है, जोड़ के रखना चाह रहा है, जबकि दूसरा थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसे क्या करना चाह रहा है, अलग करना चाह रहा है। दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है। जिसमें सॉलिड में क्या जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। इसका एनर्जी क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, जबकि इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम बात करें डेंसिटी के संबंध में, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका क्या होगा, कम होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय सबस्टेंस एंड क्लोजली पैक्ड है। इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, एक जगह एक्सेप्शन भी होता है। हम बात करें अगर आइस और वाटर की, आइस और वाटर की, तो आइस जो है वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, और ये वाटर लिक्विड जो है, तो अब ये सॉलिड फॉर्म है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही इसे हम पानी में डालते हैं, इसे क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइस क्या होता है भैया, वो तो वाटर के सरफेस पे फ्लो करते रहता है, इसकी डेंसिटी क्या है, उससे कम। ऐसा क्यों होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा। 10th तक में भी आप पढ़े भी होंगे, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण उसके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस वैकेंट रह जाता है। इस वैकेंट स्पेस के कारण क्या होता है, वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन मास तो नहीं बढ़ा था, जिसका डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करता है। तो ये सारे के सारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बातें हो रही है। अब जरा ध्यान दें कि कोई पदार्थ जो है वह सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ये तो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये तो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड की एनर्जी क्या है, मिनिमम है। हम इसे हीट करना शुरू किए, ये क्या किया, थर्मल एनर्जी को गेन करना शुरू किया। थर्मल एनर्जी को गेन करना शुरू किया तो अब क्या होगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे ब्रेक करता जाएगा। इस फोर्स क्या होता जाएगा, कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जाएगा। कमजोर होते होते एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स इतना कमजोर हो जाएगा, वह पदार्थ सॉलिड के फॉर्म में नहीं रह पाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो कहाँ आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। जब आप क्या करेंगे, इसको गैस को आप ठंडा कीजिए तो वो क्या आ जाएगा, फिर से लिक्विड में आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, लिक्विड को ठंडा करें तो वो फिर से क्या आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें, ये सॉलिड का हीट करने पे लिक्विड में जाना, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, मेल्ट करना। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल्ट करना और फ्यूज करना। दूसरे में अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और इसे गैस में ले जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हम बोलेंगे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। हाँ, एक मिनट जरा ध्यान देंगे, यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोल देते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन नहीं होगा भैया। हाँ, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में एक बात सेम होती है
कि लिक्विड का कन्वर्सन किसमें होता है, वेपर में होता है, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है वह क्या है, सरफेस फिनोमिनन है, जबकि वेपोराइजेशन क्या है, बल्क फिनोमिनन है। इवेपोरेशन जो है वह किसी भी टेम्परेचर पे होता है विच इज ऑलवेज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जबकि वेपोराइजेशन क्या होता है, किसी खास टेम्परेचर पे होता है विच इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, वेपोराइजेशन में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। इवेपोरेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वेपोराइजेशन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये सारी बात आप बिल्कुल पढ़े भी होंगे, सब कुछ जान रहे हैं। अब आइए इसे हम ठंडा करना शुरू कर रहे हैं, गैस को ठंडा करते हैं और वो लिक्विड में आता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। हम लिक्विड को ठंडा करते हैं और उसे सॉलिड में लाते हैं, लिक्विड को ठंडा करते हुए सॉलिड में लाते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रीज करना। यह प्रोसेस क्या हो गया, फ्रीज करना। एक ऐसा भी होता है कि सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्सन गैस में होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है भैया, सब्लिमेशन। जिसे बहुत सारे सबस्टेंस हैं, लाइक हम बात करें अमोनियम क्लोराइड, बात करें आयोडीन, बात करें कैम्फर, बात करें नेफ्थलीन, बात करें एंथ्रासिन, ये सारे के सारे सॉलिड्स जो हैं वो, अरे नेफ्थलीन बॉल तो आप देखे भी होंगे, बार बार अब क्या हम लोग बेसिन वगैरह में डाल देते हैं, पानी कितना गिरेगा, वो वाटर में इंसॉल्युबल है, नहीं घुलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, छोटा, और कुछ समय के बाद गायब हो जाएगा। पूजा के थाली में कपूर ही जलाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, देखते हैं कंप्लीटली गायब हो जाता है, गैस में चला जाता है। तो ये प्रोसेस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। सिमिलरली गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना, यह प्रोसेस भी क्या है, सब्लिमेशन। क्या करेंगे, सब्लिमेशन। तो ये सब तो आप बिल्कुल जान रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ ये अब कल से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जब तक बातें शुरू होगी बेसिक से बढ़ते चलेंगे। आप तो बेसिक में भी इतना सिंपल बात है कि इसको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही तेजी से निकलते चले जा रहे हैं, सब आप जान रहे हैं। हाँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो बिल्कुल बताएंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन, जब हम क्या करते हैं कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंसेज, प्योर सबस्टेंसेज। इट मींस क्या होगा, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों को रख रहा होगा। जबकि दूसरे में इम्प्योर ना बोलते हुए उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, जिसमें क्या होता है कि कम से कम दो पार्ट तो होंगे ही। इस कंसिस्ट मिक्सचर क्या, कम से कम दो पार्ट, अकेले तो कोई मिक्सचर होगा नहीं, ठीक। मिक्सचर क्या बोलते हैं, कंसिस्ट टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये हो गया। अब जरा ध्यान दें, ये जो हमारा प्योर सबस्टेंस है, इस प्योर सबस्टेंस में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत दो हम लोग बात करते हैं। एक क्या है, एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है, कंपाउंड्स, दूसरा कंपाउंड्स। अगर हम मिक्सचर की बात करें, ये मिक्सचर भी फर्दर क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कंपाउंड भी दो या दो से अधिक के मिलने से बनता है, मिक्सचर भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट के मिलने से बनता है, लेकिन दोनों में बातें बिल्कुल अलग अलग ढंग की होती हैं। कि यहाँ जो दो पार्ट मिला होता है उसका मास रेशियो ऑलवेज फिक्स होता है, जबकि यहाँ कोई फिक्स रेशियो की बात नहीं होती है। इसके कंपोनेंट्स को हम क्या सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जबकि इसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं।
किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद अगर आप बात करें मिक्सचर में तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर्टीज को कुछ हद तक दर्शाता है, सभी के बीच का होता है। जबकि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो होती है अपने कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें H2 प्लस O2 क्या हो गया H2। यहाँ जरा ध्यान दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बना है वाटर। वाटर क्या है, कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन हाईली ज्वलनशील गैस है, क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सपोर्ट करता है, जबकि इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड वाटर क्या करता है, आपको बुझा देता है। टोटली प्रॉपर्टी डिफरेंट होने लगी। वो दोनों गैस है, ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और बातें सारी की सारी बातें भी अलग अलग हो जाएंगी, वो सब तो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। मिक्सचर फर्दर टू टाइप्स के हम क्या लिख सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, पूरे के पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। मींस ए मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि ये हैविंग मिक्सचर क्या होता है, हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, तो वो क्या हो जाता है, हेटेरोजीनियस। हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस। आगे चल के 10th में भी आप पढ़े भी होंगे, ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसे ही आगे चल के हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस हेटेरोजीनियस के अंतर्गत फिर से दो ढंग की बातें होगी, एक हम जानेंगे कोलॉइड्स और दूसरा जानेंगे सस्पेंशंस। तो इसमें अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाले से यहां से शुरू करेंगे। तो जरा ध्यान दें, एलिमेंट क्या है, ये किसी पदार्थ का क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट से अधिक प्योर तो कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता है। अब जैसे ये हम देख रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन, H लिखे। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, उसके सिंबल के लिए हम H यूज किए हैं, यानी लिखे H2। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये P, ये P4, ये S, ये S8, ये O, ये O2। ये क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन एटम है, ये क्या मॉलिक्यूल है, यह एटम, ये मॉलिक्यूल, यह एटम, यह मॉलिक्यूल, यह एटम, यह मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग बात करेंगे और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और अब पढ़ने की बातें होंगी जहाँ से अब आपको लिखना होगा, कुछ ध्यान भी देना होगा। ध्यान तो बिल्कुल हमेशा ही देना है, ठीक। यहाँ तक की बातों को आप बिल्कुल 9-10 तक में बहुत अच्छे ढंग से किए हैं, इसलिए यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम न्यू हेडिंग कर लेते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। और यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ बनाने की बात करेंगे, सभी ढंग की बातों की चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।